सब्सक्राइब कीजिए गुरु ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुजी आईएएस में और मैं हूं AK उपाध्याय। दोस्तों हम देख रहे हैं यूपी स्पेशल की इस सीरीज को। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, बच्चे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज का ये जो हमारा इस सीरीज का खाकी मिशन यानी मिशन खाकी का जो वीडियो होने वाला है वो स्पेशल यूपी के बारे में होने वाला है और आज हम स्पेशल यूपी के बारे में 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसको प्रेजेंट किया है गुरुजी आईएएस ने और मेरा नाम है AK उपाध्याय। चलिए वीडियो को देरी ना करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं अपने पहले सवाल को कि हमारा पहला सवाल क्या कहता है। दोस्तों पहले सवाल में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद में, किसमें, विधान परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के बारे में सवाल किया गया है और पूछा गया है कि इसमें कितने सदस्य होते हैं। ऑप्शन में दिया गया है कि 100 सदस्य होते हैं, 104, 114 और 116। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और इसमें से हमें एक ऑप्शन को चूज करना है। दोस्तों ऑप्शन को चूज करने से पहले आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर हमने एक इमेज लगाई हुई है जिसमें विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद के आर्टिकल्स का जिक्र किया गया है। दोस्तों यहाँ पर आपको जान लेना चाहिए कि यहाँ पर जो हमारे भारत है उसमें 2 प्रकार की विधायिकाएं होती हैं। कौन कौन सी 2 प्रकार की विधायिकाएं हैं? एक तो है केंद्रीय विधायिका और दूसरी है राज्य विधायिका। तो यहाँ पर राज्य की बात की गई है तो राज्य की विधायिका जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? विधानमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? विधानमंडल कहते हैं दोस्तों। और केंद्रीय विधायिका को क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। केंद्रीय विधायिका को क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। विधानमंडल के जो हाउसेज होते हैं वो 2 हाउस होते हैं। एक तो होता है विधान परिषद और दूसरा होता है विधानसभा। उसी तरीके से संसद के भी 2 हाउसेज होते हैं, एक तो होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। ठीक है, तो ये उसी प्रकार से काम करती है जिस प्रकार से लोकसभा राज्यसभा काम करती है, उसी प्रकार से सेम विधान परिषद और विधानसभा काम करती है। दोस्तों जिस प्रकार से लोकसभा केंद्र में होती है उसी प्रकार से विधानसभा राज्य में होती है और दोनों की लगभग सेम शक्तियां होती हैं अपने अपने क्षेत्र को लेकर। जिस प्रकार से राज्यसभा होती है उसी प्रकार से विधान परिषद होती है और इनके भी सिमिलर काम होते हैं अपने अपने क्षेत्र में लेकर। ठीक है, तो यहाँ पर जो इमेज बताई गई है वो विधानमंडल के आर्टिकल्स, विधानसभा का आर्टिकल और विधान परिषद के आर्टिकल की बात करता है। अगर मैं यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा की बात करूं तो यहाँ पर जो लोकसभा है उसे हम लोअर हाउस कहते हैं और यहाँ पर विधानमंडल में हम विधानसभा को लोअर हाउस कहते हैं। ठीक है, लोअर हाउस यानी सदन कहते हैं और राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है और उसी प्रकार से विधान परिषद को भी अपर हाउस कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज हमको याद रखनी है। अगर मैं आर्टिकल की बात करूं तो आर्टिकल 168 ये कहता है कि राज्यों में विधानमंडल होगा। क्या होगा? राज्यों में विधानमंडल होगा और वो विधानमंडल 2 हाउसेज से मिलकर बनेगा। कौन कौन से हाउस? 169 में यानी आर्टिकल 169 में विधान परिषद का जिक्र है जिसे हम उच्च सदन या अपर हाउस कहते हैं। उसी प्रकार से आर्टिकल 170 में 170 में विधानसभा का जिक्र है जिसे निम्न सदन कहा जाता है। निम्न सदन, उच्च सदन इसलिए इन्हें कहा जाता है क्योंकि विधान परिषद और राज्यसभा परमानेंट हाउसेज होते हैं, इनको भंग नहीं किया जा सकता। लेकिन विधानसभा और लोकसभा को हर 5 साल में या 5 साल से पहले भी भंग किया जा सकता है, इन्हें डिसॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, अगर मैं केंद्रीय विधायिका की बात करूं संसद, तो ये लोअर हाउस के साथ साथ इसमें राष्ट्रपति भी इसका हिस्सा होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति भी संसद का अभिन्न अंग होते हैं। उसी प्रकार से विधानमंडल का, विधान परिषद और विधानसभा के अलावा राज्यपाल उसका अभिन्न अंग होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? अभिन्न हिस्सा होते हैं जिनके बिना ये विधानमंडल या संसद को बना पाना असंभव होता है। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल की बात हम कर चुके हैं और अगर मैं इसके सही उत्तर की बात करूं तो इसका सही उत्तर होगा 100, यानी कि उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में केवल 100 सदस्य होते हैं। ठीक है, तो कितना याद रखना है? केवल 100 सदस्य आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में 100 सदस्य होते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं और अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, क्या है? जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो कितना है? यानी उत्तर प्रदेश की आपको ये इमेज दिख रही है और इसका जो जियोग्राफिकल एरिया है, जो आपको ये बाउंड्रीज दिख रही हैं, इसके अंदर का या भीतर का जो क्षेत्र है वो कितने स्क्वायर वर्ग किलोमीटर का है या कितने वर्ग किलोमीटर का है या कितने स्क्वायर किलोमीटर का है। ठीक है, तो ऑप्शन ए कहता है कि 4,58,711 वर्ग किलोमीटर।
3,94,411 वर्ग किलोमीटर, सी है 2,40,928 किलोमीटर और डी है 2,44,533 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपको पता होगा। अगर ऑप्शन में, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर हम जियोग्राफिकल एरिया की बात करें तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन में आता है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश का जियोग्राफिकल एरिया कितना है, तो आपको क्या उत्तर देना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का वर्तमान में क्षेत्रफल है, भौगोलिक क्षेत्रफल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राजा जसवंत सिंह की छतरी को, जिसमें पूछा गया है कि राजा जसवंत सिंह की छतरी कहां पर स्थित है। कहां पर स्थित है दोस्तों, ये आपको बताना है। ऑप्शन है गोवर्धन, आगरा, फतेहपुर सीकरी या सादाबाद। दोस्तों ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये राजा जसवंत सिंह की छतरी है। ठीक है, ये छतरी मानी जाती है। आपको दिख रहा होगा कि ये छतरी बनी हुई है। इसको मंडप नुमा आकार भी देखा जाता है, यानी कि गुंबददार है, गुंबददार स्तंभ युक्त मंडप है, जिसका आकार ये स्तंभ की तरह दिखाई देता है। ठीक है, गुंबददार मंडप की तरह दिखाई देता है। आप देख रहे होंगे कि अगर आप कहीं पर जाएंगे तो मंडप भी इसी प्रकार से बनाने की व्यवस्था करता है, इसी प्रकार से मंडप वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको मैं बता देता हूं कि यह कहां पर स्थित है, आगरा में स्थित है। और इसको किसने बनवाया था, राजा जसवंत सिंह ने बनवाया था, और ये इन्हीं की छतरी है। ठीक है, तो इसके बारे में ये कहा जाता है दोस्तों कि ये 1644 से 1658 के बीच में लगभग बनाया गया था। 1644 से 1658 के मध्य इसका निर्माण किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। और राजा जो जसवंत सिंह थे, इन्होंने अपने बड़े भाई, किनके, अपने बड़े भाई की पत्नी की याद में इसको बनवाया था, अपने बड़े भाई की पत्नी की याद में, जिसका नाम था रानी हाडा। ठीक है, ठीक है, क्या नाम था, रानी हाडा। और उसी की याद में इन्होंने क्या बनवाया था, इस छतरी को बनवाया था, जिसे राजा जसवंत सिंह की छतरी कहा जाता है। दोस्तों ये यमुना नदी के किनारे पड़ता है। आपको पता है कि आगरा में है, तो आगरा कहाँ पर है, यमुना नदी के किनारे पर है। ठीक है, यमुना नदी के तट पर है। और यमुना नदी के किनारे एक जगह है राजवाड़ा। कौन सी जगह है, राजवाड़ा। राजवाड़ा के बलकेश्वर में स्थित है ये। कहां पर, बलकेश्वर। तो आपको आगरा आए तो आपको सवाल कई तरीके से पूछा जा सकता है कि आपसे सिंपल सा जगह पूछी जा सकती है, जैसा हमने क्वेश्चन में लिखा था कि कहां पर स्थित है, तो आगरा में स्थित है। नदी पूछी जाती है तो यमुना नदी आप बता सकते हैं। ठीक है, या फिर और स्पेसिफिकेशन किया जाए तो ये राजवाड़ा बलकेश्वर में है, तो यमुना नदी के तट पर आगरा में पड़ते हैं। तो आपको कोई भी सवाल हो, किसी भी तरीके का ऑप्शन पूछा गया हो, आप उसका उत्तर देंगे। आप चित्र देख सकते हैं, ये क्या है, ये क्या है, छतरी है। किसकी छतरी, राजा जसवंत सिंह की छतरी, जिसका निर्माण 1644 से 58 में किया गया था। और राजा जसवंत ने अपने बड़े भाई की पत्नी रानी हाडा की याद में इसको बनवाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला सवाल कहता है कि मुसम्मन छतरी, कौन सी छतरी, मुसम्मन छतरी या मुसम्मन बुर्ज कहां पर स्थित है। दोस्तों ये आपको ये जो दिख रहा है, ये मुसम्मन बुर्ज है या मुसम्मन छतरी है। तो इसको कहां पर बनाया गया है, सादाबाद के बलराम मंदिर के समीप, आगरा के लाल किला में, बालाबेहट दुर्ग में, या फतेहपुर सीकरी के बीरबल महल में। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि कहां पर बनाया गया। आपको यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ कहां पर होगा। ठीक है दोस्तों, आप आगरा गए होंगे और ये जो मुसम्मन बुर्ज है, ये आगरा के लाल किले में स्थित है। कहां पर स्थित है, आगरा के लाल किले में स्थित है। और ये जो मुसम्मन बुर्ज जो बनाया गया था, इसकी जो अगर मैं इमारत की बात करूं तो ये लगभग 6 मंजिला इमारत है। कितना, 6 मंजिला इमारत है। और इसको इसलिए बनाया गया था क्योंकि जो वहां का राजा होता था, वो इस पर पहुंचने के बाद अपना आदेश जारी कर सकता था। ठीक है, लोगों को ये बता सकता था कि आने वाले समय में हम क्या नियम कानून लेकर आ रहे हैं, या राजा का क्या आदेश है, साम्राज्य का क्या आदेश है, जनता को कैसे इस प्रकार इसका पालन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर था, जिसे मुसम्मन बुर्ज या मुसम्मन छतरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थित है, आगरा के लाल किले में स्थित है, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल कहता है कि डोम राजा का महल कहां पर स्थित है। कौन सा महल, डोम राजा का महल कहां पर स्थित है। ये जो आप इमेज देख रहे हैं, ये डोम राजा का महल की एक क्या है, एक इमेज है, जिसको हमने यहाँ पर दिखाया है आपको। ऑप्शन है झांसी, मथुरा, वाराणसी या आगरा। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पर ये जो डोम राजा का महल है, ये वाराणसी में स्थित है। आपको याद रखना है कहाँ पर, वाराणसी आपको याद रखना है, वाराणसी में डोम राजा का महल स्थित है। ठीक है दोस्तों,
हमारा अगला सवाल कहता है कि कौन सी इमारत विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ताजमहल, झांसी का किला, लाल किला और इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है कि विश्व के जो 7 अजूबे हैं, विश्व के जो 7 अजूबे हैं उनमें से निम्न में से कौन सा, यानी उनमें निम्न में से कौन सी एक इमारत शामिल है। तो आपको पता होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है कि इनमें से ताजमहल एक ऐसी इमारत है जो विश्व के 7 अजूबों में शामिल है या विश्व के 7 आश्चर्यों में शामिल है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ताजमहल। ठीक है, आपको याद रखना है कि इसका सही उत्तर ताजमहल है। हमारा अगला सवाल कहता है कि 14वीं शताब्दी में शर्की सुल्तानों, कौन से शर्की सुल्तानों द्वारा स्थापित शर्की किला प्रदेश में कहाँ स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन में पूछा गया है बदायूं, आगरा, मेरठ और जौनपुर के इनमें से, इन चारों में से शर्की सुल्तानों ने अपना शर्की किला कहाँ पर इस्टेब्लिश किया था, कहाँ पर उसको बनाया था। तो ये जो आप देख रहे हैं ये शर्की किला है। ठीक है, किसने बनवाया था? शर्की सुल्तानों ने बनवाया था और इसका सही उत्तर होगा जौनपुर, यानी कि इन्होंने कहाँ पर बनवाया था? जौनपुर में बनवाया था। तो शर्की किला जौनपुर में स्थित है जिसको 14वीं शताब्दी में बनाया गया था। ठीक है, अगला सवाल कहता है कि उत्तर प्रदेश में स्थित जो मंगलगढ़ का किला है उसको किस काल में बनवाया गया था। यानी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में मंगलगढ़ का दुर्ग एस्टैब्लिश है, उसको किस काल में बनाया गया था। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप इमारत देख रहे हैं या ये जो इमेज देख रहे हैं, ये मंगलगढ़ का दुर्ग है। ठीक है, तो ये चंदेला काल में बनाया गया था, कुषाण काल में, मुगल काल में या गुप्त काल में बनाया गया था। दोस्तों इसके काल के इस दुर्ग के बारे में ये कहा जाता है कि इसकी स्थापना लगभग 1619 के आसपास की गई थी। कब की गई थी? 1619 के आसपास की गई थी। और इसमें एक मान्यता ये है कि इस दुर्ग में पारस का पत्थर है, अभी भी है, जो सोने लोहे को सोने में तब्दील कर देता है, बदल देता है। आपने पारस पत्थर के बारे में सुना होगा। ऐसा जाना जाता है कि इसमें अभी भी पारस का पत्थर है जो लोहे को अगर छू ले तो सोना बना देता है। ठीक है, और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि इसको अलाउद्दीन ने जीतने की कोशिश की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने, लेकिन जीत नहीं पाया था। क्योंकि आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये कितनी बड़ी बड़ी दीवारों से बना घिरा हुआ साम्राज्य है, ये दुर्ग है। ठीक है, तो इसे ऐसे ही नहीं बनाया गया होगा। अगर कोई व्यक्ति भारत से बाहर आकर या किसी दूसरी जगह पर जाकर आक्रमण करने की कोशिश करता है तो उसे आसान नहीं होता है ऐसे दुर्ग को लांघना। आप देख रहे हैं कितनी बड़ी इमारत है, और इसमें ऐसा नहीं है कि सिंपल सी दीवारें खड़ी हुई हैं। लड़ने के लिए गुप्त दरवाजे भी हुआ करते थे इनमें। ठीक है, और गुप्त स्थान पर बैठकर गोलियां चलाई जा सकती थी, या फिर ये कहूं कि कुछ भी ऐसा जो भी वो यूज करते होंगे उस समय पर, हथियार यूज करते होंगे, वो हथियार चलाए जा सकते थे। समझ रहे? गोलियां वगैरह तो उस समय थी नहीं, लेकिन फिर भी क्या होता है कि वो हथियार चला सकते थे, तलवार चला सकते थे, तीर चला सकते थे, भाले फेंक सकते थे। समझ रहे? तो ये जो बनाया गया था इसमें, इसीलिए इसी कारण से अलाउद्दीन खिलजी इसको जीत नहीं पाया था, हालांकि कोशिश उसने की थी। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, चंदेला काल में इस दुर्ग का निर्माण किया गया था। मंगलगढ़ का दुर्ग जो बनाया गया था, ठीक है, ये कहाँ पर है? हमीरपुर में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। और किस काल का बनाया हुआ है? चंदेला काल का बनाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं और पूछा गया कि अवध अंग्रेजों के अधिकार में कब आया। यानी कि जो अवध है, उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है अवध, उसको अंग्रेजों ने कब अपने अधिकार क्षेत्र में लिया। तो ऑप्शन है 18 दिसंबर 1857, 17 फरवरी 1857, 6 सितंबर 1857 या फिर 10 जुलाई 1857। दोस्तों अवध को अब किस नाम से जाना जाता है आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, कि अवध वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? इसका सही उत्तर होने वाला है दोस्तों 6 सितंबर 1857 को। कब? 6 सितंबर 1857 को इसको क्या हुआ था? अवध पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार किया था। ठीक है, 6 सितंबर 1857 को। दोस्तों ये 1857 की क्रांति की बात चल रही है, तो 1857 की क्रांति में ही इन्होंने अवध पर अपना अधिकार किया था। 1857 में अवध में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हुए विद्रोह को किसकी सहायता से दबाया गया था। दोस्तों जब 1857 की क्रांति चल रही थी तो 1857 की क्रांति में अवध में, यानी क्षेत्र अवध, उस अवध में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध एक विद्रोह हुआ था। तो उस विद्रोह को ब्रिटिश सरकार ने किसकी सहायता से दबाया था। ठीक है, यानी वो कौन लोग थे जिनकी वजह से ये 1857 की क्रांति को सफल रहे दबाने में। ठीक है, तो ऑप्शन है जर्मन, पहाड़ी, जाट या गोरखा।
तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों गोरखा, जो गोरखा सेना थी या गोरखा रेजिमेंट थी, उसके द्वारा ही या उसकी सहायता से ही अवध में हुए विद्रोह को दबाया गया था। किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा दबाया गया था, जो 1857 की क्रांति थी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? गोरखा इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। आगे कहा गया है कि उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा? ठीक है, यानी कि आज जो हम उत्तर प्रदेश को उनके नाम से जानते हैं, हम उत्तर प्रदेश में जो हैं, उत्तर प्रदेश को पहले किसी और नाम से जाना जाता था, लेकिन उसका वर्तमान नाम जो है उत्तर प्रदेश वो कब पड़ा? तो ऑप्शन है 24 जनवरी 1950, 14 फरवरी 1950, 16 जनवरी 1950 और डी है 22 जनवरी 1950। तो इसका सही उत्तर होने वाला है दोस्तों 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश को अपना नया नाम उत्तर प्रदेश मिला। ठीक है, तो 24 जनवरी 1950 के उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 182 ईसा पूर्व के युद्ध में यूनानी योद्धा मिनांडर ने उत्तर प्रदेश के किस नगर पर कब्जा किया था? ठीक है, तो जब 182 ईसा पूर्व में मिनांडर युद्ध कर रहा था, यूनानी योद्धा था ये, युद्ध कर रहा था, तो उसने उत्तर प्रदेश के किसी क्षेत्र पर अपना कब्जा किया था। वो कौन सा क्षेत्र है? ऑप्शन है आगरा, फतेहपुर, झांसी या मथुरा। तो इसका सही उत्तर होगा मथुरा, यानी कि मिनांडर ने 182 ईसा पूर्व में मथुरा नगर पर अपना कब्जा किया था 182 ईसा पूर्व में। और मिनांडर कौन था? ये यूनानी योद्धा था। ठीक है, और इसने कब्जा किया था मथुरा पर। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? ठीक है, तो खानवा के युद्ध की बात की गई है दोस्तों। आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा खानवा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था। तो बाबर मेदिनी राय, बाबर इब्राहिम लोदी, बाबर राणा सांगा या बाबर हेमू के बीच हुआ था। आपको चारों में से एक ऑप्शन को चूज करना है। आपको ये तो पता है कि बाबर था, ठीक है, क्योंकि चारों ऑप्शन में बाबर है तो बाबर तो सही होगा। आपको दूसरा व्यक्ति और ढूंढना है, तो आपको बताना है कि कौन है। तो इससे पहले मैं आपको बताऊं, आप सोचिए कि क्या उत्तर हो सकता है। इसका जो खानवा का युद्ध है ये हुआ था 16 मार्च को। ठीक है, और 16 मार्च को हुआ था और सन था 1527। ठीक है, 1527 और 16 मार्च 1527 को खानवा का प्रसिद्ध युद्ध जो लड़ा गया था वो बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। और इसीलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, बाबर और राणा सांगा आपको याद रखना है। और खानवे के युद्ध की डेट की बात की जाए तो 16 मार्च 1527 को हुआ था। ठीक है, अगला सवाल है। अगला सवाल कहता है कि शेरशाह के कालिंजर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? यानी कि शेरशाह ने जब कालिंजर पर आक्रमण किया तो कालिंजर का उस समय शासक कौन हुआ करता था? इसका सवाल ये सवाल में पूछा गया है। ऑप्शन है वीरभान, कीरत सिंह, पूरणमल या फिर मालदेव। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कीरत सिंह। कीरत सिंह क्या था? उस समय कालिंजर का शासक हुआ करता था, इस समय शेरशाह ने उस पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के मेरठ नगर में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ कब हुआ था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मतलब 1857 की बात हो रही है दोस्तों। 1857 की क्रांति का जिक्र हो रहा है। तो 1857 की क्रांति की मैं बात करूं तो यह मेरठ छावनी से ही शुरू हुई थी। ठीक है, मेरठ कैंटोनमेंट से शुरू हुई थी। आपको पता होगा कि मंगल पांडे ने विरोध किया था और मंगल पांडे ने विरोध करने के बाद क्या किया गया था? उन्हें फांसी दे दी गई थी मंगल पांडे को। मंगल पांडे ने विरोध किसका किया था? एक एनफील्ड राइफल थी दोस्तों, और उस राइफल में ये कहा जा रहा था कि उसमें जो कारतूस मारा जाता है उस कारतूस में सुअर और मांस की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और उसे मुंह से खोलने के बाद ही इस राइफल को लोड किया जाता था। ठीक है, जैसे ही ये बात सेनाओं को पता चली तो उन्होंने इस चीज को अपना अपमान समझा, अपने धर्म का भ्रष्ट होना समझा, क्योंकि हिंदू गाय को पवित्र मानते थे और मुस्लिम जो थे वो सुअर को ऐसा अपवित्र मानते हैं, उसका यूज तक नहीं करते हैं। और दोनों ही धर्म के लोग उस सेना में शामिल थे। तो ये विद्रोह हो जाता है और मंगल पांडे ने पहली बार इस राइफल को यूज करने से मना कर दिया था, विद्रोह किया था, झगड़ा हुआ था और उसके सिलसिले में मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। और यही एक तात्कालिक कारण था 1857 की क्रांति का प्रारंभ करने के लिए। ठीक है, हालांकि इसकी शुरुआत 1757 से हो चुकी थी, लगभग प्लासी के युद्ध से हो चुकी थी। ठीक है, तो इसीलिए 100 साल के बाद भी 1857 की क्रांति को एक चिंगारी चाहिए थी और इस राइफल का जो ये केस था इसने इस क्रांति को चिंगारी दे दी।
और ये बहुत बड़े स्तर पर उभरी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है 28 मई 1857, 10 अप्रैल 1857, 17 जून 1857 और 10 मई 1857। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 10 मई 1857 को मेरठ में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से हुआ था। अगला सवाल कहता है कि धातु का प्रयोग मानव ने किस युग में किया? यानी कि जब हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं तो लोगों ने पहले एक आपने देखा होगा प्राक इतिहास, आद्य इतिहास, ठीक है, और हिस्टोरिकल पीरियड यानी ऐतिहासिक काल के बारे में आपने पढ़ा होगा। प्राक इतिहास में वो सारी चीजें शामिल होती हैं जिसमें हमें लिखित रूप में कोई चीज शामिल नहीं होती, कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। लोगों को अपना विकास करने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश में लगातार जारी रहते हैं दो लोग, ठीक है, मानव रहते हैं। तो ये जो काल पूछा गया है कि यहाँ पर धातु का जिक्र हुआ है कि धातु का प्रयोग मानव ने किस युग में करना सीखा। ठीक है, तो ऑप्शन है ताम्र युग यानी तांबे का युग, ठीक है, पूर्व पाषाण युग, उत्तर पाषाण युग या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर जो मानव ने धातु का प्रयोग करना सीखा था वो ताम्र युग में सीखा था, यानी तांबे के युग में सीखा था। और इसका सही उत्तर क्या होगा? ए ऑप्शन ताम्र युग इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला सवाल कहता है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? दोस्तों इसे समझाने की जरूरत नहीं है, आपको सबको पता है कि मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, जो चाणक्य की मदद से जिसने मौर्य वंश की स्थापना की थी। इसने नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद की हत्या करके एक नए साम्राज्य मौर्य वंश की स्थापना की थी, और जिसमें इसका साथ दिया था चाणक्य ने, या चंद्रगुप्त का साथ दिया था आचार्य चाणक्य ने। ठीक है, और उनकी एक पुस्तक भी है अर्थशास्त्र, जो राजनीति पर लिखी गई सबसे प्रसिद्ध पुस्तक मानी जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसका सही उत्तर क्या देखा हमने? चंद्रगुप्त मौर्य। अगला सवाल है कि लोक नृत्य राहुला, कौन सा? लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? दोस्तों हमें ये तो पता है कि लोक नृत्य जो राहुला है वो उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है, फोक डांस है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में किया जाता है? तो ऑप्शन है मध्य क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में, या फिर बुंदेलखंड क्षेत्र में। तो इसका सही उत्तर होगा कि ये जो फोक डांस है राहुला, ये बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। ये वहां से संबंधित है, बुंदेलखंड से संबंधित है। ठीक है, अगला सवाल कहता है कि अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला लाभान्वित होता है? एक अर्जुन बांध नहर है, ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये अर्जुन बांध नहर है। ठीक है, और इससे ये पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का वो कौन सा जिला है जो इससे लाभान्वित होता है, यानी लाभ प्राप्त करता है। तो ऑप्शन है एटा, गोरखपुर, हमीरपुर या इटावा। तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? इसका सही उत्तर है हमीरपुर, यानी कि ये जो स्थित है अर्जुन बांध, ये हमीरपुर में स्थित है, और हमीरपुर का जो जिला है वो इससे लाभान्वित होता है या बेनिफिट प्राप्त करता है, लाभ प्राप्त करता है। ठीक है, तो क्या याद रखेंगे? हमीरपुर आप याद रखेंगे। अगला सवाल कहता है कि उर्दू का प्रथम नाटक इंद्र सभा किसके द्वारा लिखा गया था? दोस्तों आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि ये जो इंद्र सभा है ये एक नाटक है, ठीक है, और इस नाटक को प्रथम उर्दू में लिखा गया था। ठीक है, ये पूरा उर्दू में लिखा गया है, और उर्दू में लिखे होने के कारण ये उर्दू में लिखित प्रथम नाटक बन जाता है। इसको लिखा किसने था? गिरजाधर, मियाँ आगा हसन अमानत, महाबत खां या रोशन लाल। तो दोस्तों यह इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी मियाँ आगा अमानत। इनका पूरा नाम है मियाँ आगा हसन अमानत ने ये नाटक लिखा था इंद्र सभा, अपने दोस्तों के कहने पर लिखा था। ठीक है, अपने दोस्तों के कहने पर, और ये उर्दू में लिखा गया पहला नाटक था। ठीक है, 21वां सवाल कहता है कि उत्तर प्रदेश प्रकाशन विभाग, कौन सा? उत्तर प्रदेश प्रकाशन विभाग द्वारा कौन सी मासिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश एक प्रकाशन विभाग है, यानी एक पब्लिकेशन है, जो निम्न में से कौन कौन सी पत्रिकाओं को या मैगजीन को प्रकाशित करता है? इसका है उत्तर प्रदेश संदेश, उत्तर प्रदेश मासिक, या नया दौर, या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये जो उत्तर प्रदेश प्रकाशन है या पब्लिकेशन डिपार्टमेंट है, ये उत्तर प्रदेश संदेश को भी प्रकाशित करता है, उत्तर प्रदेश मासिक को भी प्रकाशित करता है, और इनकी एक मैगजीन और है नया दौर, उसको भी प्रकाशित करता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी। ये जो प्रकाशन है ये उपरोक्त यानी तीनों पत्रिकाओं को, मासिक पत्रिकाओं को प्रकाशित करता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र रूप से, यानी उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र रूप से मत्स्य विभाग की स्थापना किसके अधीन और कब की गई थी? सवाल में पूछा गया है मत्स्य विभाग,
ठीक है, तो मत्स्य विभाग की स्थापना किसके अधीन और कब की गई थी? लेह और उत्तर प्रदेश से स्वतंत्र रूप में की गई थी उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन है श्री पी.के. नारायण 1985 में, डॉक्टर बी रेड्डी 1947 में, डॉक्टर वी सुंदरराज 1947 में, और डी है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी 1950 में। दोस्तों आपको मैं बता देता हूं दोस्तों, इसका सही उत्तर होने वाला है डॉक्टर सुंदरराज, जो एक मत्स्य विकास अधिकारी से 1947 में, और उसकी स्थापना की गई थी किसके? स्वतंत्र रूप से मत्स्य विभाग की स्थापना उत्तर प्रदेश में की गई थी, और किसके अधीन की गई थी? डॉक्टर बी सुंदरराज के अधीनता में की गई थी। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन सी। ठीक है, अगला सवाल कहता है कि फिरोजाबाद किस उत्पादन के लिए मशहूर है? यानी फिरोजाबाद जो शहर है वो किस चीज के उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, या सबसे मशहूर या फेमस माना जाता है? ऑप्शन है ताला बनाने के लिए, चूड़ियां बनाने के लिए, जूते बनाने के लिए, या चाकू बनाने के लिए। दोस्तों फिरोजाबाद के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये कांच की चीजें बनाने के लिए फेमस है। किसकी? कांच की चीजें बनाने के लिए फेमस है। यहाँ पर ऑप्शन में कांच नहीं है तो हम उसको चूड़ियां रखेंगे, और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी फिरोजाबाद चूड़ियां बनाने के लिए मशहूर है, या चूड़ियों के उत्पादन के लिए मशहूर है। और अगर चूड़ियां ऑप्शन में ना हो, कांच ऑप्शन में हो, तो कांच की वस्तुओं के उत्पादन में भी ये मशहूर है। ठीक है, ये कांच की वस्तुओं के लिए बहुत मशहूर माना जाता है। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में कुल लोकसभा सीटें कितनी हैं? यहाँ पर पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी हैं। तो ऑप्शन है 60, 70, 80 और 90। ठीक है दोस्तों, लोकसभा का हम जिक्र कर चुके थे अभी थोड़ा सा। ठीक है, तो लोकसभा की जो सीटें उत्तर प्रदेश में है वो कितनी है? तो आपका सही उत्तर होगा 80 सीटें लोकसभा की हैं। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला धुरिया लोक नृत्य के बारे में सवाल है। पूछा गया है कि धुरिया लोक नृत्य एक फोक डांस है। कहाँ का फोक डांस है? ठीक है, यानी लोक नृत्य कहाँ का है? तो ऑप्शन है पूर्वांचल, अवध, बुंदेलखंड या रोहिलखंड। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये बुंदेलखंड का क्या है? धुरिया लोक नृत्य बुंदेलखंड का फोक डांस है, लोक नृत्य है। हमने राहुला की बात की थी, तो राहुला भी बुंदेलखंड का ही लोक नृत्य था। ठीक है, तो धुरिया और राहुला याद रखना है, बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। अगला सवाल कहता है हिंडाल्को स्थापित है कहाँ पर? ये दोस्तों एक कंपनी है, आदित्य बिरला की एक कंपनी है, जो बिरला ग्रुप है, ग्रुप ऑफ कंपनीज है, उसकी एक कंपनी है। ठीक है, और ये स्टील में अपना काम करती है। तो ये पूछा गया है कि कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन है मोदी नगर, रेणुकूट, रावट संगज, और दूसरा डी है गोंडा में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रेणुकूट में स्थित है हिंडाल्को, और ये आदित्य बिरला ग्रुप की एक कंपनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल में कहा गया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री किस प्रदेश से थे? कौन थे भाई प्रथम प्रधानमंत्री? तो प्रथम प्रधानमंत्री थे कौन? पंडित जे.एल. नेहरू। ठीक है, कौन थे? जे.एल. नेहरू, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे स्वतंत्र भारत के। और ये कहाँ से स्थित, कहाँ से निवास बिलोंग करते थे? तो ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे। उत्तर प्रदेश का जो वर्तमान है प्रयागराज, उससे पहले आपको पता है इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। प्रयागराज या इलाहाबाद से ये इनका निवास स्थान था, इलाहाबाद, और ये उत्तर प्रदेश से थे। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपको याद रखना है। 28वां क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश में मत्स्य पालन का शुभारंभ कब हुआ? दोस्तों अभी हमने देखा था मत्स्य विभाग की स्थापना, लेकिन ये वाला जो हमारा सवाल होने वाला है ये उत्तर प्रदेश के मत्स्य पालन के शुभारंभ या प्रारंभ की बात करता है कि मत्स्य पालन का प्रारंभ कब हुआ था उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1942, ऑप्शन बी 1944, ऑप्शन सी 1947 और ऑप्शन डी 1955। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी 1944 में 1944 में मत्स्य पालन का शुभारंभ किया गया था उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला सवाल कहता है कि भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह क्या है? दोस्तों क्वेश्चन में ये पूछा गया है सिंपल सा कि उत्तर प्रदेश जिन चीजों का उत्पादन या पैदावार करता है वो भारत में सबसे ज्यादा है, तो वो क्या है? ठीक है, जिसका भारत में सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, वो कौन सी चीज है? ऑप्शन है मसाले का उत्पादन करता है, या खाद्यान्न का उत्पादन करता है, तिलहन या दलहन का उत्पादन करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी खाद्यान्न। खाद्यान्न का उत्तर प्रदेश सबसे अधिक पैदावार करने वाला भारत का एक राज्य है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश खाद्यान्न का पैदावार ज्यादा करता है।
अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी सुरेश रैना किस खेल से संबंधित है। आपको पता होगा सुरेश रैना कौन है, क्या करते हैं, तो इसके ऑप्शन है क्रिकेट, बैडमिंटन, शूटिंग, हॉकी। तो इसका सही उत्तर है क्रिकेट, क्योंकि आपको सबको पता होगा, सुरेश रैना के बारे में जानते होंगे। ठीक है, तो ये क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट खेल से संबंधित है सुरेश रैना। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जैन विद्या शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के किस नगर में है। यानी जैन विद्या जो शोध संस्थान है वो उत्तर प्रदेश के किस नगर में है। ऑप्शन है सहारनपुर, लखनऊ, मेरठ या फिर आगरा। तो इसका सही उत्तर है लखनऊ, यानी कि जैन विद्या शोध संस्थान लखनऊ में स्थित है। ठीक है, तो लखनऊ आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि केडी सिंह बाबू स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है। दोस्तों ये जो आपको इमेज दिख रही है ये केडी सिंह बाबू स्टेडियम है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बाबू सिंह केडी सिंह बाबू स्टेडियम ये उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है। ऑप्शन है मेरठ, कानपुर, मोदी नगर या लखनऊ। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा लखनऊ। ये जो केडी सिंह बाबू स्टेडियम है ये कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में स्थित है। ये आप इसकी इमेज देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल कहता है कि उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी मोहम्मद कैफ, उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी मोहम्मद कैफ वो किस खेल से संबंधित है। दोस्तों ऑप्शन है तैराकी, एथलीट्स, क्रिकेट और टेबल टेनिस। तो इसका सही उत्तर आपको पता होगा क्रिकेट इसका सही उत्तर है। मोहम्मद कैफ क्रिकेट खेलते हैं और इनका संबंध क्रिकेट खेल से है। ठीक है, अगला सवाल कहा गया है कि वाराणसी घराने की गायकी का जनक किसे माना जाता है। ठीक है, तो वाराणसी घराने की जो गायकी के जनक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं। दोस्तों वाराणसी घराने के बारे में आपने पढ़ा होगा, बहुत ही फेमस घराना है। ठीक है, तो इसके जो जनक हैं वो हुसैन खां हैं, वाजिद अली शाह हैं, पंडित बड़े रामदास जी हैं या फिर पंडित राम सहाय जी हैं। तो आपको इसका उत्तर याद रखना है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पंडित बड़े रामदास जी वाराणसी घराने की गायकी के जनक माने जाते हैं। ठीक है, तो क्या है ऑप्शन सी, पंडित बड़े रामदास जी। अगला सवाल है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र कितना है। यानी अगर मैं उत्तर प्रदेश के वन क्षेत्र की बात करूं तो वो कितना है। हमने देखा था कि 2,40,928 वो किलोमीटर का एरिया है, ज्योग्राफिकल एरिया है। उस 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर में से जो वन क्षेत्र है वो कितना है। तो ऑप्शन में पूछा गया है कि 14,805.65 वर्ग किलोमीटर, 14,679 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 14,306.15 वर्ग किलोमीटर और ऑप्शन डी है 15,460.45 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर आपको देखना है कि इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है दोस्तों 14,805.65 वर्ग किलोमीटर। ये उत्तर प्रदेश का वन क्षेत्र है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और अगला सवाल हमारा कहता है कि उत्तर प्रदेश में सुरक्षित वनों की वन संपदा के उपयोग का अधिकार किसे दिया गया है। यानी कि उत्तर प्रदेश में जो सुरक्षित वन है उनकी एक वन संपदा है, उसके उपयोग करने का अधिकार किसको दिया गया है। आपको बहुत बारीकी से इस सवाल को समझना है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश वन विभाग, उत्तर प्रदेश वन जीव परिषद, उत्तर प्रदेश वन निगम और डी है उत्तर प्रदेश वन संरक्षण विभाग या रक्षण विभाग। दोस्तों आपको चारों ऑप्शन सेम लग रहे होंगे और वन से संबंधित हैं, लेकिन इसमें से हमें एक उत्तर को चुनना है। सिंपल सा उत्तर दे जानने के लिए हमें इस क्वेश्चन को दोबारा एक बार और पढ़ो कि उत्तर प्रदेश में सुरक्षित वनों की वन संपदा के उपयोग का अधिकार किसे दिया गया है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर मैं आपको बताऊं कि इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश वन निगम। दोस्तों आपको ना तो इसमें विभाग याद रखना है ना परिषद याद रखना है, आपको वन निगम याद रखना है। आप नगर निगम से इसको याद कर सकते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश वन निगम को यह अधिकार दिया गया है कि वो सुरक्षित वनों की वन संपदा का इस्तेमाल कर सकता है या उसका उपयोग कर सकता है। तो आपको क्या याद रखना है, इसमें निगम याद रखना है, विभाग और परिषद आप छोड़ दो। ठीक है, विभाग परिषद छोड़ दो, ऑप्शन में निगम आएगा तो आपको उत्तर प्रदेश वन निगम याद रखना है और वन निगम नगर निगम से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश वन निगम। अगला सवाल कहता है कि उत्तर प्रदेश की किस जनजाति की उपजातियां कठरिया, डिगोरा या राणा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की किस जनजाति की उपजातियां यानी ऐसी उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति है
जिसकी कुछ उपजनजातियां हैं और वो कठारिया या कठरिया, डगोरा या राणा है। तो ऑप्शन है बुक्सा, थारू, मागिरी और खरवार। तो इसका सही उत्तर है थारू, यानी उत्तर प्रदेश की थारू एक ऐसी जनजाति है जिसकी ये 3 उपजातियां हैं। ठीक है, आप याद रखेंगे, ऑप्शन है थारू। अगला सवाल पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति बिजनौर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। यानी कि उत्तर प्रदेश की ऐसी कौन सी जनजाति है जो बिजनौर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ऑप्शन है खरवार, थारू, मागिरी या बुक्सा। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद रखना है, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है, बुक्सा। दोस्तों ये आपको जो बुक्सा या आमतौर पर इन्हें बॉक्से कह दिए जाते हैं, बॉक्से कहते हैं इनको। ठीक है, आम भाषा में अगर आप देखेंगे उत्तराखंड के कुछ हिस्से में भी ये बॉक्से पाए जाते हैं, है ना। इनको आमतौर पर गांव में बॉक्से बुलाया जाता है। ठीक है, तो बुक्सा जो जनजाति है वो उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में निवास करती है, ग्रामीण क्षेत्रों में, उत्तराखंड के कुछ हिस्से में भी निवास करती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी बुक्से या बॉक्से इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है खरवार नामक जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में निवास करती है। यानी खरवार जो जनजाति है वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में निवास करती है। ऑप्शन है बरेली, मिर्जापुर, मेरठ या कानपुर। तो इसका सही उत्तर है मिर्जापुर, यानी ऑप्शन बी, खरवार जनजाति मिर्जापुर में निवास करती है। ठीक है, मिर्जापुर आप याद रखेंगे। अगला सवाल है उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है। कहां पर, उन्नाव जिले में पूछा गया है कि उन्नाव जिले में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है। ऑप्शन है रानीपुर अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा अभ्यारण्य, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य और ऑप्शन डी है किशनपुर अभ्यारण्य। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। ये जो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है ये उन्नाव जिले में स्थित है उत्तर प्रदेश के। ठीक है, तो क्या याद रखेंगे, नवाबगंज, नवाब से याद रख लेना, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य ये उन्नाव जिले में स्थित है उत्तर प्रदेश के। अगला सवाल कहता है कि उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष शामिल नहीं है। यानी कि जो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं उनमें इन चारों में से जो ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा वृक्ष शामिल नहीं है। ऑप्शन है जामुन, नीम, बर्च या फिर पीपल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि बर्च। बर्च उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन में नहीं आता है, बर्च याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के मथुरा और आगरा नगरों को पर्याप्त जल उपलब्ध कराने के लिए कौन सी परियोजना चलाई जा रही है। यानी कि एक नगर है मथुरा और दूसरा है आगरा, इन दोनों नगरों को पर्याप्त जल उपलब्ध होता रहे उसके लिए एक संयुक्त परियोजना चलाई गई है या एक परियोजना चलाई गई है। ठीक है, उस परियोजना का क्या नाम है। तो उस परियोजना को ऑप्शन में दिया गया है पूर्वी गंगा नहर परियोजना, गोकुल बैराज परियोजना, जमरानी बांध परियोजना या गंगा बैराज परियोजना। तो इसका सही उत्तर आपको याद रखना है ऑप्शन बी, यानी गोकुल बैराज परियोजना एक ऐसी परियोजना है जो मथुरा और आगरा को पर्याप्त जल उपलब्ध कराने वाली एक योजना मानी जाती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गोकुल बैराज परियोजना जो मथुरा और आगरा नगरों को पर्याप्त जल उपलब्ध कराती है और ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहा गया है कि गंडक परियोजना की जो गंडक परियोजना है ये किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, यानी गंडक परियोजना 2 राज्यों ने मिलकर एक संयुक्त परियोजना को एस्टैब्लिश किया है, इसको लागू किया है और इसका नाम गंडक परियोजना रखा है। तो ये कौन से 2 राज्य हैं जिनकी ये संयुक्त परियोजना है। ऑप्शन है बिहार व उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, बिहार व पश्चिम बंगाल, बिहार व मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि गंडक परियोजना बिहार व उत्तर प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना है। ठीक है, कौन सी परियोजना है, संयुक्त परियोजना है किन 2 राज्यों की, बिहार और उत्तर प्रदेश की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी रामगंगा की लंबाई कितनी है। यानी उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख नदी है रामगंगा उसकी लंबाई कितनी है। तो ऑप्शन में कहा गया है 500 किलोमीटर, 596 किलोमीटर, 600 किलोमीटर या 650 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, 596 किलोमीटर। दोस्तों कहीं कहीं पर ये आपको 600 किलोमीटर भी मिल जाएगा, लेकिन इसका जो सही उत्तर है वो 596 किलोमीटर है और रामगंगा की टोटल लंबाई
596 किलोमीटर तक है। ठीक है, तो ये गंगा 596 किलोमीटर लंबी बहती है। ठीक है, अगला सवाल कहता है कि उत्तर प्रदेश में टांडाधारी झील का निर्माण कैसे हुआ है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक झील है टांडाधारी झील का इस्तेमाल जो निर्माण हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है। तो ऑप्शन है भूकंप की दरार पड़ने से, छोटी छोटी झीलों के समूह से, वर्षा के पानी से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस टांडाधारी झील का जो निर्माण हुआ है वो भूकंप के बाद जो दरार पड़ जाती है और उनमें पानी भर जाता है उसके कारण हुई है। तो इसीलिए इसका सही उत्तर होगा भूकंप की दरार पड़ने से, या भूकंप के बाद जो दरार आ जाती है उसके होने से, उनमें पानी भर जाने से टांडाधारी झील का निर्माण हुआ है। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से तांबा प्राप्त होता है। यानी उत्तर प्रदेश का वह कौन सा क्षेत्र है जहां से हमें तांबा मिलता है। ऑप्शन है रेणुकोट मिर्जापुर में, ठीक है, कजराहाट मिर्जापुर में, सिंगरौली मिर्जापुर में, सोनराई ललितपुर में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी सोनराई ललितपुर। ललितपुर में जो सोनराई है वहां से हमें तांबा प्राप्त होता है, और ये जगह कहां पर है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन आप डी याद रखेंगे, सोनराई ललितपुर। ठीक है, अगला सवाल कहता है कि उत्तर प्रदेश में सोना किस क्षेत्र में प्राप्त होता है। यानी उत्तर प्रदेश का वह कौन सा क्षेत्र है जहां से सोना मिलता है। ऑप्शन है शारदा रामगंगा नदियों में, गोमती व घाघरा नदियों से, शारदा व घाघरा नदियों से, गोमती व शारदा नदियों से। तो इसका सही उत्तर होने वाला है दोस्तों ऑप्शन ए, शारदा व रामगंगा नदी से सोने की प्राप्ति होती है। यानी उत्तर प्रदेश में सोना प्राप्त होता है शारदा व रामगंगा नदियों से। ठीक है, अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित जोड़े में से किसमें उत्तर प्रदेश संपूर्ण भारत में अग्रणी है। यानी कि उत्तर प्रदेश जो सबसे ज्यादा उत्पादन करता है किस चीज के लिए, जो पूरे भारत में सबसे अग्रणी माना जाता है। ऑप्शन है जौ, गन्ना, सरसों व गेहूं। बी है गन्ना, गेहूं, मूंगफली और जौ। ऑप्शन सी है गेहूं, चना, गन्ना व जौ। और ऑप्शन डी है गन्ना, चना, गेहूं और सरसों। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी जौ, गन्ना, सरसों और गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है, और इसीलिए उत्तर प्रदेश भारत में इनके उत्पादन के लिए सबसे अग्रणी माना जाता है। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में द्वितीय किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। दोस्तों, ये जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का जो दूसरा किसान आंदोलन शुरू हुआ था, पूछा गया है कि किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था। ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित मदन मोहन मालवीय और पंडित गोविंद बल्लभ पंत। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में हुआ था। आपको पता है कि इलाहाबाद के इनका जन्मभूमि इलाहाबाद और उत्तर प्रदेश से ही। तो उत्तर प्रदेश में जो किसान आंदोलन शुरू हुआ था दूसरा, उसके ये कौन थे? नेतृत्वकर्ता थे, और इन्हीं के नेतृत्व में वो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। किसके? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन बी आप याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश का पुलिस महानिदेशालय कहां पर स्थित है। ठीक है, महानिदेशालय की बात की गई है। ऑप्शन मेरठ, आगरा, लखनऊ, कानपुर। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी कानपुर, और सॉरी ऑप्शन सी लखनऊ। लखनऊ में क्या है? उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक का महानिदेशालय स्थित है। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।